बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान तेज हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। पहले दिन वे मिदनापुर में कई कार्यक्रम में शामिल हुए और ममता बनर्जी पर हमला बोला। आज दूसरे दिन भी शाह कई आयोजनों में शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक वो कोलकाता से बीरभूम जाएंगे। शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। लोक गायकों के साथ उनके लंच का भी कार्यक्रम है। बोलपुर में दोपहर में अमित शाह का रोड शो भी होना है। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन अमित शाह कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर पहुंचे। अमित शाह ने यहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शाह रामकृष्ण मिशन भी पहुंचे। यहां से अमित शाह मिदनापुर पहुंचे। मिदनापुर में अमित शाह ने सिद्धेश्वरी मंदिर और महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। मिदनापुर में अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस भूमि की मिट्टी को अपने ललाट पर लगाने का मौका मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने मिदनापुर में एक किसान सनातन सिंह के घर भोजन किया। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, सनातन सिंह के घर पहुंचे और दोपहर का भोजन किया। बता दें कि अमित शाह ने मिदनापुर में किसान के घर भोजन कर ये संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों के साथ है। टीएमसी से बगावत कर शुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह के इस दौरे का राजनीतिक महत्व बढ़ा दिया है। शुवेंदु अधिकारी ममता के सीनियर लेफ्टिनेंट रह चुके हैं, लेकिन चुनाव के इन पहले न सिर्फ उन्होंने पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का हाथ थामा, बल्कि ममता पर जमकर हमलावर रहे। शुवेंदु अधिकारी ने मंच पर अमित शाह को नमन किया और बीजेपी का झंडा उठाया और कहा कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा है। आत्मसम्मान के साथ कोई टीएमसी में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरी एक ही मां गायत्री देवी है और उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। दूसरी माता भारत माता है। शुवेंदु अधिकारी को मिलाकर टीएमसी के 13 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इनमें 11 विधायक, एक सांसद और एक पूर्व सांसद शामिल है। टीएमसी नेताओं के बीजेपी में आने के बाद अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अभी तो टीएमसी को छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव आते आते राज्य में ऐसे हालात होंगे कि ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी और चुनाव बाद बीजेपी 200 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ वार किए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज्य में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के किसानों को केंद्र के द्वारा भेजे गए 6,000 रुपए तक नहीं मिलते। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने जो चावल भेजे उसे टीएमसी के लोगों ने हड़प लिया। अम्फान तूफान के दौरान दी गई मदद जनता तक नहीं पहुंची। अमित शाह ने कहा कि ये पैसे टीएमसी के गुंडों ने हड़प लिए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन का पूरा मन बना चुकी है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार में माथापच्ची जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि कानूनों पर चर्चा की। कृषि मंत्री से मिलने के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि 1-2 दिन में हल निकल जाएगा। मनोहर लाल खट्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। ये क्योंकि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और खास करके जब कोरोना का समय चल रहा है और उधर सर्दी भी बहुत है, तो हमारी सबकी सहानुभूति भी है इस विषय को लेकर के। किसान भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफ़ी देर बातचीत हमारी हुई। पीएम की अपील को लेकर किसान ने खुला खत लिखा है, जिसमें किसानों के आंदोलन को विपक्ष के जरिए हाईजैक करने की बात पर नाराजगी जताई है। वहीं किसानों के कृषि मंत्री की 8 पन्ने की चिट्ठी का भी जवाब दिया है। किसान कृषि कानून को वापस लेने की बात पर अड़े हैं। इस बीच आज किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारियों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान जारी है। राहुल को अध्यक्ष बनाने को लेकर अभी भी एक खेमा तैयार नहीं है। ऐसे में एक बार फिर चुनाव के विकल्प की मांग की गई है। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि वो पार्टी की ओर से मिली हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। सोनिया के घर पर 5 घंटे तक कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक चली, जिसमें आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई।
बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रांची के रिम्स में प्राइवेट वार्ड में भर्ती अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे। चुनाव के बाद तेजस्वी ने पहली बार अपने पिता से मुलाकात की। लालू के साथ मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव के साथ झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी रिम्स गए थे, लेकिन दोनों मंत्रियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर दी है। ईडी की ओर से जेके क्रिकेट एसोसिएशन ने फंड घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से संबंधित 3 घर, 2 प्लॉट और 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच की गई है। जांच एजेंसी ने फारूक अब्दुल्ला की कुल 6 संपत्तियों को अटैच किया है। फारूक के बेटे ने ट्वीट कर कहा है कि वो इस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिज़ाइन जारी कर दिया है। ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए मस्जिद के अंडाकार डिज़ाइन में कोई गुंबद नहीं है। भव्य तरीके से बनाए जाने वाले मस्जिद के लेआउट और डिज़ाइन जारी किए गए हैं। बोर्ड की बैठक में मस्जिद निर्माण, अस्पताल, रिसर्च सेंटर, कम्युनिटी किचन और म्यूजियम आदि की डिज़ाइन पर भी मुहर लगी। अगले साल 26 जनवरी से मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। सीए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन और धरना देने वालों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 1 महीने में जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाओं के उत्पीड़न पर रोक लगाई है। मामले में 26 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। दिल्ली के लिए कोरोना मामलों के लिहाज से शनिवार का दिन तसल्ली भरा रहा। दिल्ली में बीते 4 महीनों में सबसे कम सक्रिय कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर अब तक के सबसे कम स्तर 1.3% पर पहुंच चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 1.68% है, जो अब तक का सबसे कम स्तर पर पहुंच चुकी है। रिकवरी रेट भी सबसे अधिक रहा है। दिल्ली में रिकवरी रेट 96.65% पहुंच चुका है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 10,358 है, जो 16 अगस्त के बाद से सबसे कम संख्या है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद शमी चोटिल हो गए थे। उनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर है। मोहम्मद शमी को चोट की वजह से रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था। वो फील्डिंग करने मैदान पर भी नहीं आए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यहां नारायणगढ़ पुलिस ने फ्यूल ले जाने वाले टैंकर से करीब 18 क्विंटल अफीम और डोडा चूरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नशीला पदार्थ मंदसौर से राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ राजस्थान के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस ये जांच कर रही है कि नशे का यह कारोबार कहां तक फैला है। गुजरात के सूरत से हत्या की भयानक खबर आई है। यहाँ मात्र 1000 रुपए के लिए एक शख्स ने अपने ही दोस्त को मार दिया। मामला सूरत के अमरोली का है। यहाँ अंजनी सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने लॉकडाउन के दौरान अपने दोस्त से 1000 रुपए उधार लिए थे। पुलिस के मुताबिक इसी पैसे को लौटाने को लेकर दोनों दोस्तों में विवाद हुआ। जिस शख्स ने रुपए दिए थे उसने पत्थरों से कुचलकर अपने ही दोस्त को मार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार तस्करी का धंधा एक बार फिर से फलने फूलने लगा है। इसीलिए बिहार पुलिस लगातार अवैध तस्करी करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मुंगेर पुलिस ने कोतवाली जहाज घाट के पास 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 कार्बाइन और 2 मैगजीन जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक गंगा के रास्ते दोनों आरोपी हथियार को कहीं बाहर से मुंगेर ला रहे थे। पुलिस अब छानबीन में जुटी है कि हथियार तस्करी के तार कहां से जुड़े हैं। बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने एक शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मामला हाजीपुर शहर के बीचों बीच डाक बंगला चौराहे का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ चोरी छिपे शराब का धंधा होता है। पुलिस मौके पर पहुंची और शटर के ताले तोड़े। शटर खुला तो सामने शराब का पूरा गोदाम दिखा। पुलिस ने यहाँ से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने जिन लोगों के नाम पर दुकान अलॉट की गई है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जाँच में जुट गई है कि शराब के ये कर्टन कहाँ से आ रहे थे और इन्हें कौन ला रहा था।
अलीगढ़ में पुलिस ने करीब 11,000 लीटर शराब को एक गड्ढे में डालकर नष्ट किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पुलिस ने पहले गड्ढा खुदवाया, फिर उसमें करीब 11,000 लीटर शराब डालकर नष्ट किया। दरअसल ये वो शराब थी जो अलग अलग मामलों में पुलिस ने जब्त की थी। अलीगढ़ के थाना खैर के माल खाने में काफी अरसे से ये शराब रखी हुई थी। पुलिस कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही थी कि आखिर इस शराब का क्या किया जाए। आखिरकार न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि शराब को नष्ट कर दिया जाए। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने एक सोसाइटी के चेयरमैन की हत्या करने आए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामला फूलबाग थाना इलाके का है। पुलिस की माने तो बदमाशों ने द्वारकाधीश सोसाइटी के चेयरमैन से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और पैसे न देने पर हत्या की धमकी दी थी। चेयरमैन ने पैसे नहीं दिए और बदमाश उनकी हत्या के इरादे से पहुंच गए। पुलिस की माने तो बदमाश जिस होटल में रुके थे वहां उन्होंने बंदूक दिखाकर 2 लड़कियों के साथ रेप भी किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 विदेशी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और 2 कार जब्त की हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में पार्षद के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला झांसी के थाना प्रेमनगर का है। यहां नगर निगम के वार्ड नंबर 10 से पार्षद पुष्पेंद्र यादव के पिता घर से लौट रहे थे। तभी बदमाश आए और गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से पार्षद के पिता की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर कौन थे, फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। बिहार के सुपौल में भतीजे ने अपने 2 चाचाओं पर जानलेवा हमला किया। मामला राघोपुर थाने का है। यहां जमीन विवाद में एक शख्स ने अपने 2 चाचाओं को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों की हालत नाजुक है और उनका दरभंगा के डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। आरोपी भतीजा फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापे मार रही है। फतेहाबाद में बच्चों के जरिए चोरी कराने वाले गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आप सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें देखिए कितनी सफाई से ये बच्चा चोरी कर रहा है। पुलिस के मुताबिक अपनी बेटी की शादी के लिए एक शख्स ने बैंक से 30,000 रुपए निकाले थे, लेकिन वो बैंक से पैसे लेकर घर पहुंचता इससे पहले ही इस बच्चे ने नोटों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाश में जुट गई है कि आखिर इन बच्चों से कौन चोरियां कराता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मामला इतवारिया बाजार का है। रात में करीब 8 बजे 2 हथियारबंद बदमाश एक कपड़े की दुकान में घुसे। कपड़ा खरीदने के बहाने आरोपियों ने दुकानदार को बातों में उलझाया और उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी। बदमाशों ने दुकान के अंदर दुकान के मालिक को बांधकर सोने की चेन, घड़ी और गल्ले में रखी नकदी उड़ा ली। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में 2 गाड़ियां बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई। दोनों गाड़ियां पूरी तरह से बर्फ में ढक गई, सिर्फ उनका ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। बांदीपुरा गुरेज रोड पर जिस वक्त बर्फीला तूफान आया उस समय गाड़ी में पैसेंजर भी मौजूद थे। गनीमत रही कि सभी यात्री वक्त रहते बच निकले। बांदीपुरा गुरेज रोड को बंद करना पड़ा। लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला पास के इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। रिकॉर्ड बर्फबारी और बर्फीली हवाओं की वजह से पास को बंद कर दिया गया है। लगातार बर्फबारी की वजह से जोजिला के एक हिस्से में तो तापमान -35 डिग्री तक पहुंच गया। इतने विषम हालात के बीच प्रशासन ने वहीं सड़क से बर्फ की मोटी परत को हटाने के लिए आइस कटर मशीनों का इस्तेमाल किया। उत्तर भारत के कई शहरों में ठंड का असर दिख रहा है। पारा में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इन सब के बीच वाराणसी में एक दिलचस्प तस्वीर दिखी। यहाँ मंदिरों में भगवान की मूर्ति को भी भक्तों ने ठंड के कपड़े पहनाए हैं, स्वेटर पहनाकर रजाई भी उड़ाई है। आस्था की ये तस्वीर हर साल दिखती है। दिल्ली में भी ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। खासकर रात के वक्त तापमान गिरने की वजह से मुश्किलें बढ़ जा रही हैं। कई जगहों पर रात के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आनंद विहार इलाके में भी बीती रात आग के पास बैठकर खुद को लोग बचाते नजर आए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।